by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। Let them go! 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 फ्री पैलेस्टाइन की नारेबाजी, नाराज प्रदर्शनकारी छात्र, यूनिवर्सिटी प्रशासन की अपील और फिर पुलिस की एंट्री। ये नज़ारा अमेरिका की दिग्गज यूनिवर्सिटीज़ में आम हो चुका है, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच भिड़ंत रोज़ाना की बात हो गई है। 30 अप्रैल 2024 की देर रात अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस के सायरन बजने लगे। फिर पुलिस कैंपस की इमारत के अंदर घुसी और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को उठाकर अपने साथ ले गई। इस तरह कोलंबिया के प्रोटेस्ट को फौरी तौर पर ख़त्म करा दिया गया। मगर कहानी कोलंबिया तक ही सीमित नहीं है। प्रोटेस्ट्स पूरे अमेरिका के कॉलेजेस में फैल चुके हैं। कोलंबिया की कार्रवाई के बाद प्रोटेस्ट बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इसकी बानगी दिखनी शुरू हो गई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ प्रोटेस्टर्स के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। अमेरिका में बवाल उस समय पर हो रहा है जब राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए गले की हड्डी बन गया है। उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का रक्षक भी बनना है और अराजकता फैलने से भी रोकनी है। तो आज हम जानेंगे अमेरिकी कॉलेजों में प्रोटेस्ट क्यों बढ़ा, इस प्रोटेस्ट पर किस तरह की बहस शुरू हो गई है और इसका आने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिका में चल रहे बवाल की। सबसे पहले टाइमलाइन देखिए। 17 अप्रैल 2024 कोलंबिया स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन SJP नामक गुट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। आज सुबह 4 बजे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सेंटर कैंपस पर कब्जा कर लिया है। हम गाजा में चल रहे नरसंहार में कोलंबिया की भागीदारी खत्म करना चाहते हैं। इस पोस्ट के बाद कैंपस में छात्रों की भीड़ बढ़ने लगी। उन्होंने कैंपस के अंदर टेंट आदि लगाने शुरू कर दिए। मकसद प्रोटेस्ट को लंबे समय तक जारी रखना। जब कैंपस में भीड़ बढ़ रही थी, उसी वक्त संसद की एक कमेटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट नेमत शफीक से पूछताछ कर रही थी। उनके ऊपर कैंपस में यहूदी विरोधी घटनाओं को बढ़ावा देने के आरोप थे। इसी तरह के आरोपों के चलते हार्वर्ड और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। खैर, नेमत शफीक से 4 घंटे तक पूछताछ चली। वहाँ उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे कैंपस में यहूदी विरोधी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इस सुनवाई के बाद प्रोटेस्ट बढ़ गया। 18 अप्रैल 2024 कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को कैंपस खाली करने के लिए कहा। छात्र नहीं माने। प्रशासन ने पुलिस बुलाई। उस रोज़ 108 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर बाहर आई, पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। देश भर में प्रोटेस्ट की चेन शुरू हो गई। कोलंबिया के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट चालू हुआ। 22 अप्रैल 2024 कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी। उसी रोज़ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारियों ने कैंप लगा लिया। प्रशासन ने पुलिस बुलाई। NYU और येल यूनिवर्सिटी में 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी रोज़ राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी आया। उन्होंने यहूदी विरोधी प्रोटेस्ट की आलोचना की, मगर ये भी कहा उन लोगों की भी निंदा की जानी चाहिए जो नहीं जानते कि फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। जानकारों ने कहा बाइडेन बीच का रास्ता तलाश रहे हैं, उनको अपनी गर्दन बचाने की फिक्र ज़्यादा है। 24 अप्रैल 2024 कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट बढ़ा। प्रशासन ने कैंपस खाली करने के लिए नई डेडलाइन दी, मगर छात्र संगठनों ने साफ मना कर दिया। बोले जब तक यूनिवर्सिटी इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने वाली कंपनियों से नाता नहीं तोड़ती, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उसी शाम अमेरिका की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने की चेतावनी दी। बोले हमास इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अमेरिका का फ्यूचर लीडर बता रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। उसी रोज़ टेक्सास, कैलिफोर्निया समेत कई जगहों पर पुलिस प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ में लगी थी। टेक्सास में भिड़ंत हिंसक हो गई। पुलिस ने लाठी डंडों का इस्तेमाल किया। 26 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रशासन और छात्रों के बीच हुई बातचीत फेल हो गई। 29 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कैंप हटाने के लिए 2 बजे दोपहर की डेडलाइन दी। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, उन्हें सस्पेंड किया जाने लगा।
30 अप्रैल को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनकारी छात्रों ने हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बिल्डिंग से फ्री फिलिस्तीन का बैनर लटकाया और कहा, जब तक हमारी सारी डिमांड्स मानी नहीं जाती हम हॉल में ही रहेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने झुकने से साफ मना कर दिया। 30 अप्रैल की देर रात पुलिस को घुसने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद पुलिस रैंप लगाकर हॉल में घुसी और छात्रों को गिरफ्तार कर ली गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में कहा, प्रदर्शनकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के बाद पुलिस बुलाने का फैसला लिया गया। प्रोटेस्ट के विषय से हमारा कोई विरोध नहीं है। तो क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। एक तरफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो किसी तरह प्रोटेस्ट खत्म करवा दिया गया, दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में दो गुट आपस में भिड़ गए, वहां भी पुलिस को बुलाना पड़ा। बाकी यूनिवर्सिटीज का हाल भी आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल, यहाँ 30 अप्रैल की रात कम से कम 38 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। CNN के मुताबिक यहाँ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से धक्का मुक्की भी की। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, 30 अप्रैल को यहाँ 5 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें 2 छात्र भी शामिल थे। येल और ब्राउन जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में छात्रों ने प्रशासन के साथ समझौता किया है। छात्रों की कुछ मांगें मान ली गई हैं, वहाँ से तंबू हटा दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, 29 अप्रैल को यहाँ लगभग 80 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अभी भी छात्रों ने कब्जा किया हुआ है। प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट अमेरिका से निकलकर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के कॉलेजों तक भी पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे क्या हैं? नंबर 1, गाजा में युद्ध विराम हो। नंबर 2, अमेरिकी कॉलेज इजरायली यूनिवर्सिटीज़ के सहयोग से चलने वाले एकेडमिक प्रोग्राम्स को ख़त्म करें। नंबर 3, अमेरिकी कॉलेज ऐसी कंपनियों के साथ नाता तोड़े जो इजरायल का समर्थन कर रही हैं। नंबर 4, अमेरिकी कॉलेज ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स पर रोक लगाएं जिनका फ़ायदा इजरायल की सेना को मिल रहा है। ये तो रही कहानी अब तक की। अब यहाँ पर सवाल उठता है, इन प्रोटेस्ट्स का भविष्य क्या है? जानकार कहते हैं प्रोटेस्ट लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। 3 बड़ी वजहें बताई गई हैं। नंबर 1, सस्पेंशन का डर। कोलंबिया समेत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में दर्जनों छात्रों को सस्पेंड किया जा चुका है। सस्पेंशन की वजह से वो ना तो क्लास में बैठ पाएंगे, ना ही एग्जाम्स दे पाएंगे। इसके अलावा उनसे किसी तरह का कोई असाइनमेंट भी नहीं लिया जाएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कहा कि जो छात्र सस्पेंड होंगे वे इस बार का सेमेस्टर पूरा नहीं कर पाएंगे। इस डर से छात्र प्रोटेस्ट से पीछे हट सकते हैं। नंबर 2, फंडिंग पर खतरा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने वार्निंग दी कि संसद कॉलेजों की फंडिंग रोकने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा कंपनियों के पैसे से रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं। कई उद्योगपति पर्सनल फंड भी देते हैं, उनमें से कई प्रोटेस्टर्स के निशाने पर हैं, इसलिए वे फंडिंग रोक सकते हैं। तीसरी वजह है सेमेस्टर का अंत। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर आने वाले कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। कोलंबिया में 17 मई को ग्रेजुएशन सेरेमनी प्रोग्राम है। इसके बाद बहुत सारे छात्र अपने घरों को लौट जाएंगे। कहा जा रहा है इसके बाद प्रोटेस्ट में कमी देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए। हमने एक्सपर्ट से पूछा, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कईयों ने समझौता कर लिया है, लेकिन कोलंबिया में देर रात पुलिस बुलाई गई। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर ने भी कैंपस का दौरा किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इतना फोकस क्यों किया गया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत ही हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी है। वो न्यूयॉर्क में स्थित है, जो न्यूयॉर्क वहाँ का कॉस्मोपॉलिटन बोल माना जाता है, जहाँ पे हर दुनिया के हर देश से नागरिक आपको मिल जाएंगे चलते चलते। तो कोलंबिया एक स्टेटस है वहाँ पे, हिस्टोरिक है, बहुत जो हिस्टोरिक रहा है। और आप उस बिल्डिंग को देखेंगे, वहाँ पे कई प्रोटेस्ट्स हो चुके हैं। ब्लैक राइट्स मूवमेंट्स के समय 1960s में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। इराक वॉर के समय काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे। तो वो एक सिंबल है प्रोटेस्ट का। लेकिन इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट कल्चर है, और वो एक लिबरल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना और फ्रीडम ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी एक लीडरशिप के तौर पे मिसाल मानी जाती है। इसलिए एक तो दो इसमें अहम मुद्दे हैं। एक तो जो मिक्स ऑफ पॉपुलेशन जो न्यूयॉर्क में है, और दूसरा एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अपनी हिस्ट्री है, और तीसरा मेरे ख्याल से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आप जो न्यूयॉर्क में होता है वो पूरे दुनिया को दिखता है। जैसे टाइम्स स्क्वायर वहाँ पे है, वैसे ही इसकी पब्लिसिटी कहीं ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अगर हार्वर्ड में यही चीज़ हो तो शायद थोड़ा कम है, क्योंकि बॉस्टन आप देखेंगे थोड़ा रिमोट एरिया में है। लेकिन अगर न्यूयॉर्क में वही चीज़ हो
तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। शायद इसी 3 वजहों से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसके आज बीचों बीच खड़ी है। इस प्रोटेस्ट के बीच अमेरिका में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट के लोग प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकियों का समर्थक बता रहे हैं, दूसरा गुट फ्री स्पीच के अधिकार की बात कर रहा है। इस पूरी बहस को किस तरह से देखा जाना चाहिए? जी, ये एक चिकन एंड एग डिबेट बना रहे हैं, जो कि ये है नहीं। आप अगर हमास अटैक की मानसिकता को देखें तो वो एक तरफ, अगर वो भी जेनोसाइड होनी चाहिए, अगर इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है, तो आप चिकन और एग डिबेट में ना जाएं। रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में डिवाइड बढ़ गई है इस वॉर को लेके, क्योंकि एक रिपब्लिकन जो इजरायली कॉकस है वो रिपब्लिकन पार्टी से ज्यादा करीब है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसके नेता हैं, उनको माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है सपोर्ट करती है इजराइल को, लेकिन कुछ कैवियाट्स के थ्रू, कि आपके वो जो लिबरल वैल्यूज हैं वो आप अपहोल्ड करें। लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम अभी ये है कि एक जनरेशनल डिवाइड आ गई है। जो लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और जो 1967 से पहले जिनका जन्म हुआ है, जो इजरायली स्ट्रगल जिन्होंने नहीं देखा है, उनका एक कंप्लीटली जो उनके बाद 67 के बाद जिन्होंने जन्म लिया और एक पॉलिटिकल ओपिनियन फॉर्म कर ली कि इजराइल एक ऑक्यूपायर स्टेट है, उनका आप देखेंगे कि खासा फर्क है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जनरेशन से, बाइडेन के जनरेशन से, जो 60 साल से ऊपर हों, 50 साल से ऊपर हों। वो इजराइल को दूसरी तरफ से देखते हैं। वो इजराइल को देखते हैं कि वो एक चारों तरफ से एक हॉस्टिलिटी से घिरा हुआ स्टेट है और उसको अपनी सिक्योरिटी स्टेट बनाने की मजबूरी है। तो इस दोनों के डिबेट में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में डिवाइड हो चुका है, डिवीजन बढ़ चुका है। इसीलिए आप देखेंगे कि एड पहुंचाना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना पड़ा इस प्रेशर में, क्योंकि आप ये इलेक्शन साइकिल है वहाँ के नेता के लिए, ये कहना पड़ा कि आप अगर ईरान में ओपनली ईरान पे अटैक करेंगे या राफा में ऑफेंसिव करेंगे तो मिलिटरीली अमेरिका आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन राफा ऑफेंसिव ना करें, और इसी वजह से राफा ऑफेंसिव देरी रुकी हुई है। हालांकि आप अगर इजरायली स्टेटमेंट्स पे जाएं तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम करेंगे, वो दूसरी बात है। अमेरिकन प्रेशर ये ऐसे काम कर रही है कि एक डिवाइड हो चुका है रिपब्लिकन और पार्टी में, और आप देखेंगे ट्रम्प इस डिवाइड को लीड कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, अमेरिका को सर्दी लगती है तो पूरी दुनिया को छींक आती है। उसी तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी एक जो है एक सिंबल है, जो अब स्मॉलर यूनिवर्सिटीज में जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा, कई यूसीएलए में चल रहा है प्रोटेस्ट, बर्कली में, तो काफी यूनिवर्सिटीज करती हैं। और इससे थोड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुका है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटीज में लोगों को डिटेन क्यों किया। लेकिन अगर आप सतह से नीचे जाएं तो देखेंगे कि आप जो अरेस्टेड लोग हैं उनमें से एटलीस्ट 50% स्टूडेंट्स नहीं हैं कोलंबिया के। तो ये इशू जो है अभी बाहर नहीं आई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन काफी लोगों से आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि जिनके पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी की आईडी थी उनको रिलीज कर दिया गया है वार्निंग के साथ, और जिनके पास नहीं थी वो अरेस्टेड है। तो आप इसी बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं। जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, प्रो गाजा है, प्रो पैलेस्टीन है, वो इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में घुस के, और यूनिवर्सिटी का फायदा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म हो जाता है, पूरी दुनिया देखेगी, उसका फायदा हो रहा है। तो प्रोटेस्ट तो चलेगा क्योंकि ये एक विशियस साइकिल में अमेरिका घुस चुका है, लेकिन और इसको खत्म होने में काफी टाइम लगेगा। इसी बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। क्या ये प्रोटेस्ट अमेरिकी वोटर्स का मूड बदल सकता है? राष्ट्रपति चुनाव पर इस प्रोटेस्ट का असर कितना होगा? देखिए, ये टू वे हाईवे है। आप जो अमेरिका के बाहर गाजा में हो रहा है या इजराइल में हो रहा है, इजराइल हमास के बीच हो रहा है, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और इस प्रोटेस्ट की वजह से कई दूसरी तीसरी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इससे अमेरिकी वोटर में खासा फर्क पड़ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे बाइडेन के पोल नंबर्स जो हैं वो काफी नीचे थे। जब अमेरिकी जनता को लगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती नहीं अपना रही है इजराइल के खिलाफ, तो बाइडेन के पोल्स नीचे आने लगे, नंबर्स नीचे आने लगे। जैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फ्लोटिंग पियर अनाउंस किया गाजा में,
और एड ड्रॉप करना शुरू किया और इसराइल को कहा कि राफा ऑफेंसिव करोगे तो अमेरिका आपके साथ खड़े नहीं होगी। इन सब वजह से आप देखेंगे बाइडेन के पोल नंबर फिर से ऊपर चले गए। तो फर्क तो पड़ेगा और हालांकि एक लोकेशन का जो बहुत बड़ा फर्क है वो कि ये न्यूयॉर्क में हो रहा है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस स्थित है, संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर्स हैं, तो खासा फर्क पड़ने वाला है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। बीजिंग में हमास और फतह मूवमेंट के बीच मीटिंग की खबर आई है। 30 अप्रैल को चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने साथ में आने की संभावनाओं पर चर्चा की। बातचीत सफल रही। दोनों गुट अगले दौर की बातचीत के लिए भी राजी हैं। सुनिए। 应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表日前来京磋商，就推进巴内部和解深入坦诚对话。双方充分表达了通过对话协商实现和解的政治意愿，就诸多具体问题进行探讨，并取得积极进展。一致 ये खबर दिलचस्प क्यों है? 3 वजहों से। नंबर 1, नया मेज़बान। अभी तक हमास की अधिकतर मीटिंग्स कतर, इजिप्ट और मॉस्को में हो रही थी। हमास का पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में है। उसके पॉलिटिकल ब्यूरो का मुखिया इस्माइल हानिया वहीं पर रहता है। कतर की मध्यस्थता के बाद ही इसराइल और हमास के बीच नवंबर में संघर्ष विराम हुआ था, मगर अप्रैल 2024 में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका छोड़ने का हिंट दिया था। कहा था मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब चीन ने हमास की मेज़बानी की है, संभवतः पहली बार। दूसरी वजह है कट्टर दुश्मनी। हमास और फतह मूवमेंट दोनों फ़िलिस्तीनी संगठन हैं, लेकिन उनके बीच किसी तरह का तालमेल नहीं है। ये फ़िलिस्तीन स्टेट की स्थापना में आने वाली सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। कैसे? हमास का शासन गाज़ा पट्टी पर है, जबकि फतह का वेस्ट बैंक के कुछ चुनिंदा इलाकों पर। हमास एक चरमपंथी गुट है। कई देशों ने उसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है, जबकि फतह राजनीतिक संगठन है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी में फतह का कंट्रोल है। पीए को फ़िलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना जाता है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता, फतह मान्यता देता है। एक समय वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी दोनों जगहों पर फतह का शासन हुआ करता था। 2006 के चुनाव में हमास ने फतह को हरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच खूनी जंग हुई। हमास ने गाज़ा से फतह को खाली करा दिया। तब से दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। जानकार कहते हैं गाज़ा पट्टी पर पिछले 18 वर्षों से हमास का नियंत्रण है। वो लगभग 22 लाख फ़िलिस्तीनियों का प्रतिनिधि है। गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन स्टेट का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए जब तक हमास और फतह सेम पेज पर नहीं आते तब तक फ़िलिस्तीन का भविष्य अधर में लटका रहेगा। तीसरी वजह है बढ़ता वर्चस्व। चीन लंबे समय से खुद को महाशक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक अनिवार्य शर्त है, आपकी बात दुनिया के बड़े हिस्से में गौर से सुनी जाए, आपके बिना कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए। इसका एक तरीका है पैसा फेंको तमाशा देखो। चीन अपने प्रयास में काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। वन बेल्ट वन रोड के जरिए उसने कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाई है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्चस्व का दूसरा रास्ता डिप्लोमेसी से होकर गुजरता है। जटिल मसलों पर आपकी राय का कितना मान सम्मान होता है, बड़े विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका कितनी अहम है, आदि। चीन इस दिशा में भी आगे बढ़ा है। मार्च 2023 में उसने सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह कराई थी। दोनों देशों ने 2016 में डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए थे। चीन की मध्यस्थता के बाद उन्होंने संबंध बहाल करने का फैसला किया था। इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से है। जून 2023 में चीन ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता की पहल की थी। अगर चीन हमास और फतह को एकजुट करने में सफल रहा तो उसकी नेगोशिएशन की क्षमता बढ़ जाएगी। भविष्य में फ़िलिस्तीन से जुड़े किसी भी समझौते में उसकी राय को दरकिनार करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जान लेते हैं कि फ़िलिस्तीन को लेकर चीन का ऐतिहासिक मत क्या रहा है। चीन आज़ाद फ़िलिस्तीन देश की स्थापना का समर्थक रहा है। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक संबंधों की शुरुआत 1965 में हुई थी। उसी बरस फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने बीजिंग में अपना दफ्तर खोला। PLO कई फ़िलिस्तीनी गुटों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें फतह मूवमेंट सबसे ताकतवर था। PLO के नेता यासिर अराफात ने 14 बार चीन का दौरा किया। चीन ने PLO के सशस्त्र संघर्ष को समर्थन दिया। 1960 और 1970 के दशक में चीन ने PLO को $50 लाख की मदद दी थी। आज के समय में ये रकम लगभग 42 करोड़ रुपए होगी। 1980 के दशक के अंत में PLO ने हिंसा का रास्ता छोड़कर राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला किया। 1988 में चीन ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई। उनकी मौत पर तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने शोक संदेश भेजा था। लिखा था, चीन ने एक बेहतरीन दोस्त खो दिया है। हालिया बरसों में चीन फ़िलिस्तीन संबंध कैसे रहे हैं?
फिलिस्तीन उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की पॉलिसी का समर्थन करता है। चीन पर शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, फिर भी फिलिस्तीन ने घोषित तौर पर चीन का साथ दिया है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई इजराइल हमास जंग में चीन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने 7 अक्टूबर के हमले पर चिंता जताई, मगर हमास की आलोचना करने से बचता रहा। जब इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले तेज किए, तब चीन ने संघर्ष विराम की मांग की। 19 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन दोहराया। चीन आधिकारिक तौर पर अपने स्टैंड पर कायम रहा है। वो दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता है। साथ ही साथ वो इस बात पर भी जोर देता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन और राजनीतिक समझौते से ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद सुलझ सकता है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ABC न्यूज़ ने भारतीय जासूसों से जुड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट पब्लिश की है। ABC न्यूज़ ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि भारतीय जासूस ऑस्ट्रेलिया में सीक्रेट दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रहे थे। वे ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों पर नज़र भी रख रहे थे। 2020 में नेक्सस ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की पकड़ में आया, जिसके बाद कुछ भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकाला गया था। ये आरोप अज्ञात ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के हवाले से लगाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर भारत का नाम नहीं लिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि वो इंटेलिजेंस मैटर्स पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत सरकार ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर ये सबसे नया आरोप है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान ऑफिशियल चैनल से भारत पर आरोप लग चुके हैं। इस सिलसिले की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा था कि भारत के खुफिया एजेंट कनाडियाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल थे। निज्जर खालिस्तानी आतंकी था। जून 2023 में उसकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के बाद नवंबर 2023 में अमेरिका के आरोपों का खुलासा हुआ था। अमेरिका का आरोप था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश भारतीय एजेंट्स ने रची थी। इस मामले में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका निखिल गुप्ता को अपने यहाँ लाने की तैयारी में है। अमेरिका के आरोप पत्र में रॉ के एक अधिकारी का भी जिक्र था, मगर नाम जाहिर नहीं किया गया था। 29 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में नाम छाप दिया। दावा किया कि रॉ के अधिकारी विक्रम यादव ने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को सुपारी दी थी। इस रिपोर्ट पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब भी आया। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में किए गए दावे अनाधिकारिक और सबूतों से परे हैं। इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी जांच कर रही है। इस पर काल्पनिक और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ठीक नहीं है। देश दुनिया की और भी ज़रूरी और दिलचस्प घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।